हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अर्जुन के विश्वकर्मा देख रहे हैं। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति की समय कैसी थी, उसकी क्या अवस्था थी। तो हम 1947 को आज़ाद हुए थे या आज़ाद किए गए थे। अगर देखा जाए तो हमारी स्थिति उस समय थी जहाँ पर एक चोर किसी एक व्यक्ति के सारे सामान लूट लेता है, उसके बाद बोलता है कि अब तुम जाओ। तो यहाँ पर बिल्कुल भारत के साथ ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक राज में शासन में भारतीय अर्थव्यवस्था के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बुरी तरीके से यूज़ करके उसके बाद फिर छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो और उन जो भी चीज़ करते थे वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए करते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश में औद्योगिक क्षेत्र विकास कर रहा था। तो वहाँ विकास करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी वो भारत से ही लेके आते थे वो। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक राज, जहाँ उनका एकल उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का पूर्ण उपयोग या शोषण करना बोल सकते हैं, ब्रिटिश में उभरते औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु किया जा रहा था, जहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्वतंत्रता प्राप्ति की दशा थी वो बहुत ही बेकार थी, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। तो अब देखते हैं कि कैसी अर्थव्यवस्था थी। तो उस समय अर्थव्यवस्था के पास ना तो कोई इनकम का सोर्स था जहाँ पर ज़्यादा इनकम कमाई जा सके, और ना ही कोई डेवलपमेंट की चीज़ थी। तो यानी कि निम्न स्तरीय आय तथा आर्थिक विकास। जैसा हम जानते हैं कि भारत कृषि क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, लगभग 85% लोग, वो उनकी जो इनकम या जीवन निर्वाह के लिए जो भी ज़रूरी वस्तुएँ और सेवाएँ हैं वो कृषि से ही उन्हें मिलती थी। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कृषि क्षेत्र जो था वो बहुत पिछड़ा हुआ और गतिहीन था। मैंने बताया कि वो रिसोर्सेज सिर्फ यूज़ करते थे, और जो रिसोर्सेज को यूज़ बेचते थे या यूरो मटेरियल के रूप में यूज़ करते थे, उसके जो पैसा प्राप्त होता था वो अपनी ब्रिटेन अर्थव्यवस्था में ही यूज़ करते थे। भारत के कोई विकास में कोई भी उनकी रुचि नहीं थी। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया था। जो भी उसका ढांचा था या स्ट्रक्चर था, अपनी पॉलिसीज़ और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के पूरी तरीके से उसको चेंज कर दिया गया। जो भी पहले के राजाओं द्वारा उनकी पॉलिसीज़ यही थी, उनको भी बदल दी गई थी। ब्रिटिश सरकार ने नीतियों का निर्माण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की रक्षा तथा बढ़ावा हेतु किया, ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु, जैसा मैंने अभी कहा। और उस समय यानी कि 1947 के आसपास जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो टोटल प्रोडक्शन था वो सिर्फ 2%, टोटल प्रोडक्शन जो है वो 2% सी था, 2% से कम थी। यानी कि 20वीं सदी के मध्य समग्र उत्पादन की समृद्धि 2% से कम थी, तथा प्रति व्यक्ति आय जो हमारे जीवन स्तर को दिखाती है या लाइफ स्टैंडर्ड को दिखाती है वो सिर्फ 0.5% ही थी। तो आप इसे देख सकते हैं कि जब ब्रिटिश काल ने हमारे देश को यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्रता दी, तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी लाचार थी, इतनी गतिहीन थी कि कुछ कहना ही मुश्किल था। ना तो कोई विकास था, इनकम का एक सोर्स था जहाँ पर सारे रिसोर्सेज पहले से ही फुली यूटिलाइज्ड किए जा चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र उस समय कैसा था। कृषि क्षेत्र उस समय कैसा था, तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्शन जो था वो बिल्कुल लो लेवल का था। प्रोडक्शन लो लेवल का इसीलिए था क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान लगभग 85% लोग जो थे वो उत्पादन से जुड़े हुए थे, कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे, जो उनका एक ही काम था, जीवन निर्वाह के लिए ही साधन था उनका। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र होते ऋणात्मक प्रभाव और नीतियाँ जो थी, जो ब्रिटिश शासन ने लगाई थी, जिसके कारण किसानों का या उनकी ज़मीनों का बहुत शोषण किया जा रहा था, जिससे निम्न उत्पादन स्तर को देखा जा सकता है। तो कृषि उस समय पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था, कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी। और दूसरे कारण की बात करें या दूसरे उसकी बात करें तो उच्च कोटि की निर्भरता। हम जैसे हम जानते हैं कि वो जो भी पैसा उनको मिलता था ब्रिटिश रूल करने वाले लोगों को, वो उन पैसे को भारतीय अर्थव्यवस्था में यूज़ नहीं करते थे। तो उस समय कृषि ही था। तो कृषि खेती करने के लिए सिंचाई, जुताई या फर्टिलाइजर्स, खाद वाद की ज़रूरत पड़ती थी, जहाँ पर एक सिंचाई एक महत्वपूर्ण कारण था। और सिंचाई जो थी उस समय सिर्फ वर्षा पे ही निर्धारित थी, क्योंकि ना तो वो कुएं, तालाब या नहरें लगवाने के लिए कोई भी खर्चा नहीं करते थे। तो उस समय हम देख सकते हैं कि वर्षा पर निर्धारित हमारी पूरी कृषि थी, जहाँ पर अगर वर्षा अच्छी हुई तो खेती अच्छी होगी, वर्षा अच्छी नहीं हुई तो हमारा उत्पादन भी बहुत कम होगा। अब बात आते हैं कि जो भूमि के स्वामी थे
यानी कि जो ऑनर्स थे उसके और जो उस पे काम करने वाले लोग थे उनके बीच में बहुत बुरा संबंध हो गया था उस समय। क्योंकि जो भी खेत में काम करने वाले जो किसान थे वो खाद, सिंचाई, जुताई, बीज के पैसे वो वही लगाते थे और जितना भी प्रोडक्शन होता था एक बड़ा हिस्सा वो भूस्वामियों को दे देते थे, जिसके कारण उनके पास एक छोटा सा ही हिस्सा बच जाता था, जिससे उनके जीवन निर्वाह में भी बहुत कठिनाई होती थी। तो इसीलिए उनके बीच में कोई अच्छा रिलेशन नहीं था। अब दूसरी बात करते हैं अनार्थिक एवं खंडित जोत, यानी कि उस समय की जो ज़मीनें थीं वो बहुत दूर दूर थीं और ऐसी ज़मीनें भी थीं जिससे कोई इनकम या फिर खेती नहीं की जा सकती है, और खेती की भी जा सकती है तो उसमें खाद, सिंचाई, जुताई इन सब की ज़्यादा मात्रा, ज़्यादा खर्चा आएगा और किसानों के पास या ना तो भूस्वामी और ना ही ब्रिटिश शासन के लोग इस पे खर्च करने के लिए तैयार थे, जैसा हमने पहले अभी डिस्कस किया है। तो इसीलिए बंजर ज़मीन में बंजर ही रही, उस पर कोई उत्पादन नहीं होता था। तो इससे पता चलता है कि कृषि कैसी थी। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या थे। कृषि क्षेत्र इतनी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बन गई थी और यही भारत की सबसे एक महत्वपूर्ण थी कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 85% लोग इसी में इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट के बाद भी हमारी कृषि क्षेत्र की जो अवस्था है वो इतनी बेकार थी, इतनी दुर्दशा हो गई थी। तो आइए जानते हैं इस कारण के बारे में। तो पहला है भू राजस्व प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया है ना, और उनको बोला गया कि आप कुछ राशि हमें दे दीजिए। एक निश्चित राशि जो थी वो भूस्वामियों को ब्रिटिश रूल के अंदर जमा करवानी पड़ती थी और उनको ये अधिकार दिया गया था, पूरी स्वतंत्रता दी गई थी कि आप किसानों से इच्छा अनुसार पैसे ले सकते हो और लेने के बाद उसमें से कुछ % हिस्सा हमें आप जमा करा दो। तो इससे ज़मींदारों ने क्या किया, अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए किसानों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा मांग करने लग गए, जिससे क्या होता था कि अगर कोई भी किसान नहीं दे पाता था तो उसे क्या कर देते, बेदखल कर देते थे उस भूमि से। तो कोई भी किसान यहाँ पर खुश तो रहेगा नहीं, शोषण उसका बहुत किया जा रहा था, तो वो छोड़ के भी नहीं उस खेती काम को छोड़ पा रहे थे, क्योंकि खेती ही थी जो उनके रोज़गार और उनके जीवन निर्वाह के लिए एक ही साधन था और कहीं पर भी रोज़गार नहीं था। ठीक, अब बात करते हैं तकनीकों का अभाव। उस समय तकनीक यानी कि फर्टिलाइज़र्स या ट्रैक्टर या बैलगाड़ी, इन्हीं सब का यूज़, बैलगाड़ी का यूज़ होता था, ट्रैक्टर वैक्टर का यूज़ नहीं होता था। पर अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई में ना तो नहरें थीं, ना तो ट्यूबवेल्स थे और ना ही तालाब थे, ना ही कुएँ खुदवाए गए थे। तो इन सभी के कारण जो हमारी कृषि क्षेत्र था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। कृषि का व्यापारीकरण। अब ब्रिटिश राज में किसानों को जीवन निर्वाह खेती करने के बजाय कृषि का बाजारीकरण हेतु विवश किया। उन्हें बोला गया कि आप जो खेती कर रहे हो उसे आपकी जीने के लिए नहीं करो, अब उसे खरीदने और बेचने के लिए विवश कर दिया गया। अब उनकी बात के मानने के अलावा उनके पास कोई भी रीज़न नहीं था। तो इसमें नील की खेती को प्रोत्साहित किया गया। इसीलिए किया गया क्योंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में उनका औद्योगिक क्षेत्र बहुत विकास कर रहा था और वो विकास कपड़ों की इंडस्ट्री में कर रहा था और कपड़ों को रंगने के लिए नील की खेती एक महत्वपूर्ण साधन था। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में इसको बोला गया कि नील की खेती आप कीजिए। तो वो कच्चे माल के रूप में नील की खेती को यहाँ से लेके जाते थे और जो भी कपड़े बनते थे वो एक यहाँ पर फिर एक भारतीय अर्थव्यवस्था के बाज़ार में इसे यूज़ करते थे। अब बात आते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारा औद्योगिक क्षेत्र कैसा था। तो अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो या तो हैंडीक्राफ्ट था, लोग हाथ से बनाकर ही वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करते थे, या कपास धातु का था, सोना चांदी उद्योग, या भारत जो था उस समय एक बहुत बड़ा हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात करता था। यानी कि जब ब्रिटिश रूल नहीं थी तो वो निर्यात में बहुत आगे था, किंतु ब्रिटिश काल के आने से उनकी नीतियाँ ऐसी थीं जिससे औद्योगिक क्षेत्र जो तो भारत का हस्तशिल्प का वो बिल्कुल क्या हो गया, उसका पतन हो गया, वो बिल्कुल ढह गया, वो नहीं चल पाया उनके मार्केट में। तो आप देखते हैं उनके क्या कारण थे।
कि जिससे हस्तशिल्प का पतन हुआ, हैंडीक्राफ्ट जो वस्तुएं और सेवाएं थी वो क्यों नहीं बिक पाई या क्यों मार्केट में नहीं टिक पाई। तो उनकी एक पॉलिसी थी जिसको बोलते हैं विभेद मूल कर नीति, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। तो ब्रिटेन को अपनी बढ़ती हुई औद्योगिक क्षेत्र हेतु कच्चे माल और एक अंतिम वस्तुओं के रूप में एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, जो भारत एक परफेक्ट एग्जाम्पल था उनके लिए। ठीक है, तो जहाँ पर वो एक भारत को एक बाज़ार के रूप में स्वीकार करते और वहाँ से जितनी भी कच्चे माल थे वो वहाँ से लेके जाते। तो ब्रिटेन की इस जो नीति अपनाई गई थी, विभेद मूल कर तटकर नीति, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, इसमें क्या होता था कि जो हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया जाता था उस पर हाई शुल्क लगा दिया गया, किराया ज़्यादा लगा दिया गया कि आप वस्तुओं का निर्यात करोगे तो आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा किराया देने पड़ेंगे। तथा ब्रिटेन से जो रॉ मटेरियल जाता था नील की खेती वाला, उस पर निर्यात बिल्कुल फ्री कर दिया, और जो वहाँ से सामान आता था बना बनाया और ब्रिटेन से, वो बिल्कुल फ्री कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हस्तशिल्प की लागतें बढ़नी स्टार्ट हो गई, जिससे विदेशों में भी उसकी मांग क्या हो गई, घटना स्टार्ट हो गई, जिससे हस्तशिल्प का पतन होना स्टार्ट कर दिया। राज दरबारों का लोप, अब ब्रिटिश रूल आने से राज दरबार ये राजाओं का राज था, पर अब उनके आने पर इनका राज या इनके दरबार क्या हो गए, नष्ट हो गए, क्योंकि उनका राज होने लग गया ब्रिटिश रूल का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब वही लोग यूज़ करते थे इन सब चीज़ों का, तो उनके आने से ये सारी चीज़ों की मांग कम हो गई। ठीक है, तो मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं, मशीनों द्वारा उत्पादित ब्रिटेन वस्तु की लागत कम तथा गुणवत्ता के कारण हस्तशिल्प की वस्तुएं टिक नहीं पाई उनके सामने। मांग का नया स्वरूप, अब ब्रिटेन जब आया था तो उसकी नई संस्कृति थी, नए कपड़े और पहनाए का ढंग था। ठीक है, जिसके कारण भारतीय लोगों को बड़ा पसंद आया वो। ठीक है, क्योंकि वो मशीनों से एक प्रकार से बना रहे थे जो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव था और कम खर्चीला था, जिससे लोग क्या हो गए, उनकी संस्कृति को धीरे धीरे अपनाने लग गए तथा ब्रिटेन की वस्तुओं की ज़्यादा उपयोग करने लग गए। और भारत में बनी हुई चीज़ें यानी कि हस्तशिल्प के लोग वस्तुओं का उपयोग कम करने लग गए। रेलवे का आगमन, अब रेलवे के आगमन ने ब्रिटिश वस्तु बाजार को एक व्यापक रूप दे दिया गया, विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाने लगा और कम लागत में होने के कारण लोगों ने हस्तशिल्प से बनी वस्तुओं की बजाय ब्रिटिश की वस्तुओं को अपनाने लग गए। तो ये ऐसे कारण थे जहां पर हमारा द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित हुआ, और इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो डायरेक्टली अपने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए थी, ना कि भारत के विकास के लिए उभारी थी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। थैंक यू।